हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। सो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे और फेमिनिज्म जो वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश लिटरेरी थ्योरी है उसका पार्ट 2 लेंगे। ठीक है, अभी तक फेमिनिस्ट थ्योरी के तहत यहाँ तक मैंने आपको सारा कवर करा दिया है। लास्ट क्रिटिक जो हमने लिए थे दैट वाज टेरी ओजेन। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और ये हमारे नेक्स्ट फेमिनिस्ट हम लेंगे। सो दोस्तों, ये जो फेमिनिस्ट हैं जिनका हल्का सा हल्की सी थोड़ी सी स्माइल लग रही है, ये हैं हमारे केट मिलेट। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये जो केट मिलेट हैं इन्होंने हमें क्या क्या नॉलेज दिया है फेमिनिज्म के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो मैं केट मिलेट की बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो 1969 में आई थी उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, क्या बुक आई है इनकी, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, कब आई है, 1969 में। और ये जो बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, इसमें उन्होंने दो बातें की थी। पहला तो सेक्स और जेंडर की बात की थी। ठीक है, कैसे कि सेक्स बायोलॉजिकल होता है और जेंडर डिटरमाइंड होता है। कहने का मतलब क्या है, जो सेक्स ऑर्गन है वो तो बायोलॉजिकल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, कौन सा सेक्स ऑर्गन के साथ बेबी पैदा होगा। पर जो जेंडर है, जो उस सेक्स ऑर्गन आने के बाद, एक बेबी के पैदा होने के बाद जो उसका हम जेंडर क्रिएट कर देते हैं कि अगर इसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि वेजाइना है तो अच्छा इसकी औरतों की तरह परवरिश होगी, इसे शाई रखा जाएगा, इतने समय के बाद बाहर नहीं जा सकते एंड ऑल सिखाया जाएगा। और अगर इसके पास मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि पेनिस है तो ये लड़का है, इसकी परवरिश ऐसे होगी कि इसको बिंदास बनाया जाएगा, ये कभी भी अंदर बाहर जा सकता है एंड ऑल। मतलब एक आप एक हिंट, एक जिस्ट समझ गए होंगे कि जो सेक्स ऑर्गन है जो आता है, जिसके साथ बेबी आता है, वो एक नेचुरल चीज़ है, वो नेचुरल है, गॉड गिफ्ट है ना, हम उसे नहीं बदल सकते। पर उसके आने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो हम परवरिश अपने बच्चे की करते हैं, जो हम सो कॉल्ड जेंडर बना देते हैं, मेल फीमेल, वो हमारे हाथ में होता है, वो सोसाइटी के द्वारा बनाया जाता है। तो इसी को ही बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपनी किताब सेक्सुअल पॉलिटिक्स में बताया था कि कैसे सेक्स ऑर्गन के आधार पर पूरी पॉलिटिक्स बन जाती है, पूरा एक समाज का ढांचा बनता है। और ये बुक कब आई थी, 1969 में। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने सेक्स एंड पावर की भी बात की थी। बात वही है, जैसे जो भी सेक्स ऑर्गन पैदा हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनकी परवरिश एंड ऑल होगी, सोशलाइजेशन होगी, कंडीशनिंग होगी एंड उसके अकॉर्डिंग ही फिर उनको पावर दी जाएगी या ली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर फीमेल है तो उसके पास पावर ना के बराबर होती है, बचपन से ही उसकी परवरिश की ही उस तरीके से जाती है। पर अगर मेल है तो बचपन से ही उसको बताएंगे रोना नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता, और इस प्रकार की स्टेटमेंट देके बचपन से ही मेल को पावरफुल बनाने की कोशिश की जाएगी। तो इन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया था कैसे सेक्स के आधार पे पॉलिटिक्स होता है, कैसे जो सेक्स है वो तो बायोलॉजिकल है पर जेंडर सोशली मेड है, डिटरमाइंड है, और कैसे सेक्स की वजह से प्रॉपर एक पावर सिस्टम सोसाइटी का चलता है। इसके अलावा दोस्तों एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी। देखिए, D.H. लॉरेंस वॉज अ वुमेन हेटेड एज ही टॉक्स अबाउट ऑप्रेसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअलिटी इन मेल टेक्स्ट। तो ये खास बात है एक्चुअली, ये स्टेटमेंट ना केट मिलेट ने D.H. लॉरेंस के बारे में दी थी। D.H. लॉरेंस एक वन ऑफ अ पॉपुलर राइटर हैं, उनके काफ़ी सारे वर्क आपने सुने होंगे। तो उनके जो वर्क हैं वो पुरुष प्रधान होते थे, मेल डोमिनेटिंग होते थे, और जनरली जब फीमेल कैरेक्टर की बात आती थी तो फीमेल कैरेक्टर को वो बड़ा ऑप्रेसिव सा, डोमिनेटिंग, मतलब काफ़ी दबा हुआ एंड हेटेड सा, मतलब अच्छा नहीं शो करते थे। तो वो कहती थी कि D.H. लॉरेंस को ना औरतों से नफरत थी, और ये साफ साफ दिखता है उनके वर्क से माध्यम से, जहाँ पे वो मेल को तो बहुत स्ट्रॉन्ग शो करते हैं, मेल को बहुत हाई फाई शो करते हैं, पर फीमेल की जो ओवरऑल छवि है वो उसमें बिगाड़ देते हैं।
फीमेल को बड़ा डरा हुआ, अबला नारी, उस प्रकार का शो करते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है केट मिलेट ने कहा था। आपने बुक का नेम, ईयर, उसमें क्या बातें कही गई हैं, मेन फोकस, और जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है DS लॉरेंस को लेकर वो कर लेनी है। क्या स्टेटमेंट है? सिंपल, कि लॉरेंस मेल को प्रेफर करता था, फीमेल को डाउन करता था अपने वर्क में। वो उनके वर्क से दिखता है, तो हम कह सकते हैं कि उसको मेल पसंद थे और फीमेल से उसको नफरत थी। और ध्यान रखना दोस्तों, जो भी क्रिटिक हम कर रहे हैं, सभी क्रिटिक को एक बार गूगल करके इनकी नेशनैलिटी भी चेक करते चलें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अब हमारे सामने ये हैं, आपको पता है ये कौन है? ये एक वन ऑफ अ पॉपुलर राइटर है, ऐसे भी मतलब ये सिर्फ क्रिटिक नहीं है, वन ऑफ अ पॉपुलर राइटर हैं। और दोस्तों शी इज़ नन अदर देन वर्जीनिया वुल्फ। सुना होगा ना आपने वर्जीनिया वुल्फ का नाम, काफ़ी पॉपुलर राइटर हैं ये। एक वर्क आया था हु इज़ वर्जीनिया वुल्फ करके, एक स्टोरी आई थी, एक काइंड ऑफ नॉवल आया था, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ से कुछ भी लेना देना नहीं है, पर उसके राइटर ने ये नेम रखा था अपने वर्क का, हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, क्योंकि को कहीं वो गया था वॉशरूम या कहाँ गया था, वहाँ पे उसको वो स्टेटमेंट लिखी हुई मिली थी, तो उसने वही नेम अपने वर्क का रख दिया था। ठीक है, तो ऐसे उसके वर्क में कोई लेना देना है नहीं, हम करते हैं ना जो वर्क की स्टोरी या समथिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका नेम रखने की कोशिश करते हैं। तो उन राइटर का जब आप ये वर्क देखोगे हु इज़ वर्जीनिया वुल्फ, तो आपको लगेगा कि वर्जीनिया वुल्फ को लेकर कुछ कहा गया होगा या समथिंग, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने बस कहीं से कोट पढ़ा था, लिख दिया। तो आप जस्ट सोचिए कि इनके बारे में स्टेटमेंट कहीं उन्होंने लिखी हुई पढ़ी, तो हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, तो एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि एक पॉपुलर राइटर थे, इनका छाप पड़ रही थी लोगों के बीच में। इवन अपने मास्टर्स के दौरान मैंने इनका वर्क भी पढ़ा हुआ है, मतलब ऐसे भी इनका वर्क पढ़ा हुआ है। तो ये क्रिटिक भी हैं और राइटर भी हैं। तो आइए देखते हैं इन्होंने हमें क्या नॉलेज दिया। और ध्यान से इस शख्स को देखो, ये फेमिनिस्ट तो नो डाउट हैं, फीमेल को लेकर इन्होंने कहा है, इक्वालिटी को लेकर कहा है, पर दोस्तों इन्होंने खुद भी अपनी लाइफ में ना बहुत दुख देखे थे, और अंत में भी जहाँ तक मुझे याद है इन्होंने सुसाइड किया था, कुछ ऐसा ही मैंने पढ़ा है। तो आप इनकी एक बार ना लाइफ भी जाके गूगल करना, पढ़ना इनके बारे में, तो आपको ना ये तरस सा आएगा। ठीक है, और अब इसलिए वही चीज़ें इनके वर्क में भी देखने को मौजूद थी। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या कहा है। सो दोस्तों, एक तो वर्जीनिया वुल्फ के दो वर्क हैं जो बहुत पॉपुलर है। एक है अ रूम ऑफ वंस ओन, जो 1929 में आया है। क्या है? अ रूम ऑफ वंस ओन, 1929 में आया है। और एक इनका वर्क है 3 गिनीज, ये 1938 में आया है, और ये 3 गिनीज बेसिकली एक ऐसे है। तो सबसे पहले तो ये वर्क ही देख लीजिए वर्जीनिया वुल्फ का, रूम ऑफ वंस ओन 1929, 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 3 guineas 38 essay, 3 guineas 38 essay, 3 guineas 38 essay, 3 guineas 38 essay, 3 guineas 38 essay। ठीक है, तो एक से ज़्यादा वर्क थे, तो इस प्रकार से गुनगुना के मैंने आपको करा दिए ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए। साथ में आपने नोटिस किया होगा, जब मैंने रूम ऑफ वंस ओन बोला तो मैंने पूरा 1929 बताया, 1929, पर 3 गिनेज में मैंने सिर्फ 38 बताया। तो यहाँ पर भी एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, ट्रिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको पता है कि कौन सा राइटर किस ईरा में हुआ है, किस सेंचुरी में हुआ है, तो फिर आपको एक आइडिया उसके वर्क का भी होता है, क्योंकि 100 साल से ऊपर तो कोई राइटर जीता नहीं है, 60, 70, 50 साल। तो जिस समय पे उसकी डेथ हो बॉर्न अगर आपको पता है, तो उसके वर्क के ईयर्स का भी आपको आइडिया लग जाता है। तो वर्जीनिया वुल्फ 20 सेंचुरी की ही राइटर हैं, तो ऑब्वियसली उसी के दौरान उनका वर्क आया होगा। तो 19 आप नहीं भी याद रखें, अगर आपको पता है 20 सेंचुरी का राइटर है, तो 38 भी आपके दिमाग में है, तो फिर आप पेपर पे सही क्लिक कर लोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिजेक्शन, कि क्या पढ़ती बार हमने रिजेक्ट कर देना है, क्या पढ़ना नहीं है, उसके बिना भी हमारा काम हो जाए, पर यहाँ पे नकल मारने के लिए अक्ल चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, देखिए ध्यान से। इन्होंने कहा था
unequal treatment given to women in education and choice of marriage, women cannot express their own passion, taboo। तो इन्होंने यही कहा जो सच्चाई है समाज की, कि औरत को एजुकेशन यानी कि पढ़ना हो या चॉइस ऑफ मैरिज शादी का उसकी चॉइस करनी हो तो ना उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता आदमी के बराबर। आदमी को जो पढ़ने लिखने का मौका मिलता है, आदमी को शादी करने के लिए चॉइस करने के लिए जो मौका मिलता है, वो एक इक्वालिटी वुमेन के हाथ में नहीं है। और इवन अगर वुमेन अपना पैशन एक्सप्रेस करे कि मुझे इसमें करियर बनाना है, मुझे ये बनना है, तो वो तो फिर हम एक टैबू की तरह लेते हैं उसको। तो हम सोचते हैं कि अरे इसने क्या कह दिया, इसने बोल कैसे दिया कि मुझे ये बनना है। तो सच्चाई ही बताई है इन्होंने, कैसे इक्वालिटी नहीं है एजुकेशन के लिए, कैसे इक्वालिटी नहीं है मैरिज के लिए चॉइस करने के लिए। और चॉइस सिर्फ ये नहीं है कि मैंने इस लड़के से शादी करनी है, चॉइस ये भी हो सकती है मैंने शादी करनी ही नहीं है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते। और साथ में अपना करियर को लेकर अगर उसने पैशन भी बताना है तो उसमें भी हम उसे सपोर्ट नहीं करते। सच्चाई बताई है, हालांकि आज काफ़ी हद तक बदल गई है पर फिर भी है और काफ़ी है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये है वर्जीनिया वुल्फ एज अ क्रिटिक और उनसे संबंधित उनकी बुक्स और स्टेटमेंट। आगे दोस्तों हम बात करेंगे, ये हमारे नेक्स्ट क्रिटिक हैं, ठीक है, फेमिनिस्ट कहेंगे क्योंकि फेमिनिज्म हम पढ़ रहे हैं। सो दोस्तों इनका नाम है रॉबिन लैकॉफ। क्या नाम है इनका? रॉबिन लैकॉफ। तो देखते हैं रॉबिन लैकॉफ ने हमें क्या कह दिया है। तो रॉबिन लैकॉफ जो हैं इन्होंने ना सिंपली कुछ क्वेश्चन हमारे सामने रखे और सिंपली बोला कि इन क्वेश्चन का उत्तर दो और आपको पता लग जाएगा कि फेमिनिज्म कितना है, मतलब वुमेन की क्वालिटी कितनी है। सबसे पहला उसने कहा लैंग्वेज एंड वुमेन्स प्लेस। जो भी हमारी लैंग्वेज है उसमें औरत की क्या जगह है। दूसरा उन्होंने कहा लैंग्वेज एंड मेल एंड फीमेल, कि जब हम लैंग्वेज यानी कि भाषा की बात करते हैं तो उसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। और तीसरा उसने कहा मैन काइंड, वाई नॉट वुमेन काइंड। वेरी डीप, वेरी वेरी डीप। इसको मैं, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। पहला, लैंग्वेज में वुमेन की जगह देखो, क्या वुमेन की वोकेबलरी के लिए जगह है हमारी भाषा में। लैंग्वेज में मेल और फीमेल दोनों मौजूद हैं, तो हमेशा मैन काइंड क्यों कहते हैं, वुमेन काइंड क्यों नहीं कहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ होगी, हम बोलते हैं ओ गॉड, हम गॉडेस क्यों नहीं कहते। मतलब हमको खुद ही पता नहीं है पर हम पुरुष प्रधान की बात कर रहे हैं। भगवान कहेंगे, भगवात्री नहीं कहेंगे, गॉड कहेंगे, गॉडेस नहीं कहेंगे, मैन काइंड कहेंगे, वुमेन काइंड नहीं कहेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ तो कहना चाहती हूँ कि एट दी एंड आपको कुछ तो चूज़ करना है, मैन काइंड हो वुमेन काइंड हो। अगर मैं इस पर डिबेट करूँ कि मैन काइंड है वुमेन काइंड नहीं है तो फिर अगेन इक्वालिटी की बात नहीं है, फिर अगेन आप किसी एक को प्रेफरेंस देना चाहते हो। मैं सिर्फ ये कहूँगी वोकेबलरी कोई भी हो, शब्द कोई भी हो, पर दिल, जहन और दिमाग में इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैन काइंड है या वुमेन काइंड है, हमें कोई ना कोई एक शब्द तो यूज़ करना ही है, हमें एक के साथ चलना ही पड़ेगा। तो एक कोई भी चूज़ करो आप, वो ऊपर हो जाएगा। मैन काइंड यूज़ किया तो आप मेल को प्रेफरेंस दे रहे हो, वुमेन काइंड यूज़ किया फीमेल को प्रेफरेंस दे रहे हो। तो फेमिनिज्म में हमको प्रेफरेंस नहीं देनी है, हमें इक्वालिटी की बात करनी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट होंगे, कहीं कुछ आगे होगा, कहीं कुछ पीछे होगा, पर एट दी एंड उस एक इक्वल फीलिंग को हम याद रखें, ये हमने याद रखना है। तो रॉबिन लैकॉफ ने यही प्रश्न पूछे कि हमारी लैंग्वेज में, हमारी भाषा में वुमेन की जगह क्या है। हमारी समाज में मेल और फीमेल दोनों हैं, पर वुमेन की जगह क्या है, क्यों हम मेल डोमिनेटिंग वर्ड ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इवन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ बात मैन काइंड या वुमेन काइंड की नहीं है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो भी लिटरेचर आता है या जो भी मूवीज़ आती हैं उसमें भी ना जो वुमेन की वर्डिंग है, जो वाकई एक औरत की सेइंग है, उसको हम जगह नहीं देते हैं। औरत के जो इमोशंस हैं, उसकी जो सोच है, उसको दबा दिया जाता है, उसे चुप करा दिया जाता है। सो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो चाहे वोकेबलरी की बात हो, मैन काइंड या वुमेन काइंड, या बहुत डीप लेवल पे, इमोशनल लेवल पे वुमेन की लैंग्वेज की बात हो, दोनों जगह ही लोचा है भाई साहब।
और इसी प्रश्नों के माध्यम से रॉबिन लेकॉक ने कहा इनका उत्तर दो, तुमको खुद समझ लग जाएगा कि फेमिनिज्म कितना है, फीमेल की इक्वालिटी कितनी है। पर खैर आज ये काफ़ी हद तक ठीक हुआ है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्रिटिक ये है हमारे पास, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, स्माइलिंग फेस लग रहा है इनका। सो दोस्तों ये हैं हमारे टॉरिन मोई, ठीक है, टॉरिन मोई है इनका नाम। इनकी बुक थी दोस्तों सेक्सुअल टेक्सचुअल पॉलिटिक्स, ठीक है, सेक्सुअल टेक्सचुअल पॉलिटिक्स। और ये बुक इनकी 1985 में आई थी। इस बुक में ना उन्होंने बेसिकली जो चीज़ें बताई हैं वो कौन सी हैं, फीमेल, फेमिनिस्ट और एक और भी होगा यहाँ पे फेमिनिन लिखा नहीं हुआ है, फीमेल फेमिनिस्ट और एक होगा फेमिनिन, ठीक है, फीमेल फेमिनिस्ट एंड फेमिनिन। फीमेल होती है बायोलॉजिकल वे से, यानी कि सेक्स ऑर्गन के आधार पर फीमेल हो जाएगा। फेमिनिस्ट जो है हमारा, फेमिनिस्ट देखा जाए, सॉरी यहाँ पे फेमिनिन आएगा, जो औरतपन हम कहते हैं कि औरतपन, वो हमारा कल्चर हो जाएगा, ठीक है। और अगर पॉलिटिकल वे से जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं वो हो जाएगा फेमिनिस्ट, यानी कि पॉलिटिकल वे से। तो ये सेम चीज़ें हैं पर ये अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फीमेल की, कि कोई औरत है, तो वो हम किस आधार पे कहते हैं, वो हम कहते हैं बायोलॉजिकल आधार पे, सेक्स ऑर्गन के आधार पर आप कहते हो किसी को फीमेल। फिर एक शब्द होता है फेमिनिन, जैसे मैस्कुलिन है ना, जो आदमी की नेचर है, आदमी का ऑरा है वो मैस्कुलिन है, वैसे ही जो एक औरत की नेचर होती है, औरत का ऑरा होता है वो फेमिनिन है। तो ये हम जो है कल्चर वे से कह सकते हैं, कल्चरल वे से जो एक वुमेन की नेचर है। और एक अंतिम हमारे पास है फेमिनिस्ट, ठीक है, फेमिनिस्ट है जो आज हम एक इक्वालिटी की बात करते हैं, जिसे हम एक पॉलिटिकल वे से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत गहरी बातें हैं। तो टॉरिन मोई की बुक थी सेक्सुअल टेक्सचुअल पॉलिटिक्स, ये 1985 में आई थी। और इसमें उन्होंने इसी ये 3 जॉनर उन्होंने डिफरेंस करके बताए थे, बहुत खूबसूरती से बताए थे कि बेसिकली जो हम औरत है उसको आप 3 वे से दे सकते हो। अगर सेक्स ऑर्गन के आधार पे बात करें तो आप बायोलॉजिकल वे की बात कर रहे हो, यानी कि फीमेल कह रहे हो उसे। अगर आप एक औरत की नेचर की बात करें, बिहेव की बात करें, तो आप कल्चर वे से कह रहे हो, आप फेमिनिन की बात कर रहे हो। और अगर आप इक्वालिटी की बात करें, अधिकारों की बात करें, तो आप पॉलिटिकल वे से यानी कि फेमिनिस्ट कह रहे हो, ठीक है। तो ये बातें उन्होंने बोली थी, बायोलॉजिकल वे से फीमेल, कल्चरल वे से फेमिनिन, पॉलिटिकल वे से फेमिनिस्ट। मिलते जुलते नेम हैं पर इनके पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं। तो टॉरिन मोई वो भी एक देखो फेमिनिस्ट ही हैं, उन्होंने भी फेमिनिस्ट को लेकर, फेमिनिज्म को लेकर, वुमेन की इक्वालिटी को लेकर बताया, हमें समझाया। तो उनकी बुक है सेक्सुअल टेक्सचुअल पॉलिटिक्स, जो 1985 में आई है, जिसमें उन्होंने ये जॉनर बताए हैं। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए बायोलॉजिकल वे से क्या है, कल्चरल वे से, पॉलिटिकल वे से, सेम नेम है पर इनके आधार कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हैं। उसके बाद दोस्तों ये हैं हमारे सामने नेक्स्ट, ये भी हंसता हुआ नूरानी चेहरा है। इनका नाम है दोस्तों एलन शॉ वॉल्टर। अभी तक हमने जितने भी क्रिटिक पढ़े, इन क्रिटिक का मटेरियल हम सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा नॉलेज हमें काइंड ऑफ दिया है। तो कौन है ये? एलन शे वॉल्टर। देखो जितने भी क्रिटिक किए सारी फीमेल ही आई हैं अभी तक, है ना। तो आइए इन्हें करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों एलन शे वॉल्टर की, इनका नाम मेन इंटरेस्ट था वुमेन एज अ राइटर। तो ये बेसिकली खोज रही थी कि वुमेन एज अ राइटर कहाँ पे है। मैंने आपको कहा है ना, मूवीज़ में भी औरतों की रिप्रेजेंटेशन डाउन थी, लिटरेचर में भी और अगर मैं बोलूँ कोई मूवी डायरेक्ट करे या राइटर की मैं बात करूँ, वो तो फिर ना के बराबर थे। तो ये बेसिकली ना वुमेन एज अ राइटर खोज रही थी कि एज अ राइटर कहाँ पे है वुमेन। और इन्होंने 2 बातें कही कि एंड्रो क्रिटिक और एंड्रो टेक्स्ट तो मौजूद है, गाइनो क्रिटिक और गाइनो टेक्स्ट की ज़रूरत है। एंड्रो होता है दोस्तों मेल, जो हम आदमी की बात करते हैं, एंड्रो। गाइनोकोलॉजिस्ट आपने सुने हैं ना, जो फीमेल की डॉक्टर होती हैं। तो गाइनो हो गया फीमेल, ठीक है। तो एंड्रो क्रिटिक, एंड्रो टेक्स्ट मौजूद हैं,
गाइनोक्रिटिक गाइनोटेक्स्ट की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मेल राइटर की बात करूं या टेक्स्ट या मेल क्रिटिक की बात करूं, वो मौजूद है। आपको बहुत सारे मेल राइटर भी मिल जाएंगे जिन्होंने ढेर सारा मेल टेक्स्ट लिखा है, और आपको बहुत सारे मेल क्रिटिक भी मिल जाएंगे जो क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, ठीक है। पर आपको गाइनो क्रिटिक और गाइनो टेक्स्ट नहीं मिलेंगे। गाइनो टेक्स्ट यानी कि औरत के द्वारा लिखा हुआ वर्क, एज अ राइटर औरत नहीं मिलेगी, या आपको औरत एज अ क्रिटिक नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, पर संख्या बहुत कम है। जो एंड्रो टेक्स्ट और एंड्रो क्रिटिक है, आदमियों के द्वारा लिखा गया वर्क और आदमी एज अ क्रिटिक बहुत एग्जिस्ट कर रहे हैं, 94% है। पर गाइनो टेक्स्ट और गाइनो क्रिटिक, औरतों के द्वारा लिखा गया टेक्स्ट और औरतें एज अ क्रिटिक, ये नीडेड है, ये इतनी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने सच्चाई बता दी थी सीधे सीधे कि अगर मैं फीमेल को एज अ राइटर ढूंढूं तो मुझे मिलनी बहुत कम है, ज़रूरत है उनकी। फीमेल को एज अ क्रिटिक ढूंढूं, मिलनी मुश्किल है, ज़रूरत है उनकी। जबकि मेल में ये चीज़ दबा दबा के भर के पड़ी हुई है। और दोस्तों, उन्होंने बेसिकली हमें 3 फेसेस दिए कि अगर मैं वुमेन की एज अ राइटर ग्रोथ की बात करूं तो 3 फेसेस दिए। सबसे पहला फेस उन्होंने दिया फेमिनिन फेस, फिर दिया फेमिनिस्ट फेस, फिर दिया फीमेल फेस। इसको ध्यान से देखते चलिए, ये होगा यहाँ पे फेमिनिन, फेमिनिस्ट, फीमेल, ठीक है। फेमिनिन फेस है 1840 से 1880 तक। कब से कब तक? 1840 से 1880 तक पहला फेस है फेमिनिन फेस। फिर फेमिनिस्ट फेस है 1880 से 1920 तक, दूसरा फेस 1880 से 1920 तक। और फिर तीसरा फेस है फीमेल फेस 1920 से लेकर अब तक, ये तीसरा है। तो ये 40 से 80 ये भी 40 इयर्स का हो गया, सबसे पहला फेस फेमिनिन। 80 से 20 ये भी 40 ईयर का हो गया, सेकंड फेस फेमिनिस्ट। और तीसरा हो गया 1920 से आगे। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाओगे तो फीमेल की ग्रोथ आपको दिखेगी। जो सबसे पहला फेस है फेमिनिन फेस, जो 1840 से 1880 तक है, उसमें फीमेल राइटर तो आई, पर उन्होंने इमिटेट किया मेल राइटर को, यानी कि उन्होंने खुद से अपना कुछ क्रिएट नहीं किया, जैसे मेल लिखते थे उसी को ही उन्होंने फॉलो किया। अगर मैं दूसरे फेस की बात करूं, फेमिनिस्ट फेस, जो 1880 से 1920 तक है, इसमें स्टार्ट एक्सप्लोरिंग फीमेल वर्ड, इसमें औरत ने कहीं ना कहीं खुद का एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैं खुद की भी थोड़ी बहुत कोशिश की कि अच्छा मैं क्या सोचती हूँ, मैं भी थोड़ा थोड़ा वैसा करूँ। और लास्ट फेस आ गया फीमेल फेस, जो 1920 से अब तक है, जिसमें एक्चुअली में वुमेन की जो राइटिंग है वो निकल के आई। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहला फेस फेमिनिन, जो फाउंडेशन फेस है, उसमें औरत ने लिखना तो शुरू किया, पर वो आदमी की ही नक्ल उतार रही है, बस वैसा के वैसा कॉपी करके लिख रही है, अपना दिमाग नहीं लगा रही है। पर चलो कुडोज है फीमेल को, एटलीस्ट उसने शुरुआत तो की। उसके बाद जो सेकंड आया फेमिनिस्ट फेस, उसने थोड़ा थोड़ा खुद का फीमेल वर्ड एक्सप्लोर करना शुरू किया कि अच्छा उसके इमोशंस क्या हैं, उसकी सोच क्या है, उसके वर्ड्स क्या हैं, उसने थोड़ा उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। और जो फाइनल आ गया फीमेल फेस, उसमें हमको प्रॉपर वुमेन की राइटिंग देखने को मिली, जिसमें वुमेन ने मेल को कॉपी भी नहीं किया है, इमिटेट भी नहीं किया है, और वो खुद का अपना पूरा वर्ड एक्सप्लोर कर चुकी है, अपने पूरे वोकैबुलरी, अपने पूरे इमोशंस, अपने वे ऑफ स्टोरी टेलिंग और अपने वे ऑफ कैरेक्टराइजेशन के साथ हमारे सामने तैयार है, ठीक है। तो एलन शॉ बोल्टन ने ऊपर क्या कहा, एंड्रो क्रिटिक एंड्रो टेक्स्ट है, गाइनो क्रिटिक गाइनो टेक्स्ट चाहिए। और उसने पूरी हमें जर्नी बताई कि फीमेल एज अ राइटर कैसे ग्रोथ हुई है। ये तीनों फेस के नेम, तीनों फेस के ईयर्स, और तीनों फेस में क्या हुआ है आपने याद रखना है, और कौन किसके बाद आ रहा है ये आपने याद रखना है। फेमिनिन से फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट से फीमेल जातिवाद आपकी एज अ ग्रोथ हो रही है फीमेल की। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने बताया कि बेसिकली 4 ऐसे मॉडल हैं जिनके आधार पर मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, डिफरेंस होता है। एक है बायोलॉजिकल, एक है लिंग्विस्टिक, एक है कल्चरल, एक है साइको एनालिटिकल। बायोलॉजिकल तो सिंपल, सेक्स ऑर्गन के आधार पर, मेल के पास अलग सेक्स ऑर्गन है, फीमेल के आधार पास अलग, उस आधार पर एक डिफरेंस होता है। दूसरा लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के आधार पर आपने देखा होगा कंपैरेटिवली बोल्ड और हार्श लैंग्वेज मेल की होती है,
और कंपैरेटिवली स्वीट एंड इमोशनल लैंग्वेज फीमेल की होती है। मैक्सिमम कह रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि फीमेल में हार्श होगा ही नहीं और मेल में इमोशनल होगा ही नहीं, पर मैक्सिमम जो है रेशो ये होती है। थर्ड, कल्चर के आधार पर आपको पता है दोनों की परवरिश अलग होती है, तो एक ना माइंड सेट भी दोनों का थोड़ा सा अलग होता है ना। आपको फीमेल को हम बचपन से प्रिपेयर ही ऐसे करते हैं कि खाना बनाना है, बच्चे पालने हैं, तो वो इतना डेयरिंग नहीं आपको लगेगी, है ना। जबकि मेल बचपन से उसको प्रिपेयर किया जाता है, मर्द को दर्द नहीं होता, तूने रोना नहीं है। तो कल्चरल लेवल पे डिफरेंस है। बेसिकली कैसे हम सोशलाइजेशन उनकी कर रहे हैं, कंडीशनिंग उनकी कर रहे हैं, कैसे उनको पाल पोस रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज साइको एनालिटिकल, दिमागी तौर पर। ठीक है, पीछे एक जगह मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी जब पिछले लेक्चर में, कि वुमेन होती नहीं है, वुमेन बनाई जाती है कंडीशनिंग करके, उसकी सोशलाइजेशन करके। जो एक औरत को हम बोलते हैं क्यों औरत लाचार है, क्यों औरत अबला नारी है, बेचारी है, क्योंकि हमने उसको साइकोलॉजिकल लेवल से बचपन से ही वैसे तैयार किया है। तो दैट इज साइको एनालिटिकल। बायोलॉजिकल यानी कि बॉडी लेवल पे क्या डिफरेंस है, लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज लेवल पे क्या डिफरेंस है, कल्चरल यानी कि उनकी परवरिश एंड ऑल उस लेवल पे दोनों में क्या डिफरेंस है, और साइको एनालिटिकल ब्रेन लेवल पे उन पे क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये बात है। तो दोस्तों इस प्रकार मेरा जो सेकंड पोर्शन है फेमिनिज्म का वो पूरा होता है। इस सेकंड पोर्शन में फेमिनिज्म में हमने अपने सारे क्रिटिक ले लिए हैं। इसके बाद आगे भी बहुत कुछ है अभी एक्सप्लोर करने को, जिसको मैं अभी आपको आने वाले लेक्चर में कराऊंगी। फेमिनिज्म पार्ट 3, ये काफ़ी लंबी थ्योरी है और मैं चाहती हूँ अच्छे से आपके दिमाग में जाए, कहीं भी कुछ छुपे ना, कहीं भी कुछ छूटे ना, और अच्छे से इसको समझते हुए आप आगे बढ़े। तो कैसा लगा दोस्तों आपको सेशन? अगर अच्छा लगा है और ऐसे ही आप पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारा जो इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप है पॉकेट पढ़ाई, उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे दोस्तों मात्र 2499 पे कंप्लीट इंग्लिश एनटीए पेपर 2 का कोर्स मौजूद है, जिसकी वैलिडिटी 1 साल 1 ईयर की है। तो आप सोच लो आपको पर मंथ आप सिर्फ 200 पे कर रहे हो। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम। और पॉकेट पढ़ाई जो इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप है, यहाँ पे हमारा नारा है #ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया। सच में हमें पढ़ाई का लोकतंत्रवाद करना है, पढ़ाई का इंडिया में घर घर पढ़ाई पहुँचानी है, घर घर सपने पूरे करने हैं। तो आप इसका हिस्सा ज़रूर बने। इसके अलावा दोस्तों नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया गया है। आप में से कोई वाकई सीरियस कैंडिडेट है, वाकई आपकी कोई सीरियस क्वारी है स्टडी को लेकर, आप ज़रूर संपर्क करें, हमारी टीम आपको ज़रूर गाइड करेगी। पर यही कहूँगी दोस्तों, समय आपका भी कीमती है, हमारा भी कीमती है, तो वाकई कुछ सीरियस क्वारी होगी तो ही आप संपर्क करें, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, बहुत मेहनत करनी है और समय बहुत कीमती है इस पर। और साथ में दोस्तों बहुत सुंदर परिवार है हमारा, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा, ट्विटर है, सब जगह आप सब जगह हमें ज़रूर फॉलो करिए। ठीक है, इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग। और फेमिनिज्म पार्ट 2 हो चुका है, अब मैं आपके सामने लेकर आऊँगी फेमिनिज्म पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने जर्नल फीचर्स लिए, फेमिनिज्म में अपनी आत्मा घुसाई, उसको समझा। पार्ट 2 में हमने सारे क्रिटिक, उनके बुक्स, उनकी स्टेटमेंट, उनके वर्क, उनकी फिलॉसफी ले ली। अब आगे पार्ट 3 में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजी एंड कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, सेइंग एंड ऑल है, उसे हम लेंगे और इस टॉपिक को बाइज्जत खुशी खुशी पूरा करेंगे। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग। टेक केयर।